दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तारीफ की, आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत मिली से बताया और 6.5% जीडीपी वृद्धि, कश्मीर रेल लिंक और जल जीवन मिशन की प्रगति का भी जिक्र किया। संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर जोर दिया। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मॉडल बताया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता की बात भी की। इसके साथ साथ उन्होंने युवाओं से देश की प्रगति में हिस्सा लेने की भी अपील की। लेकिन अगर इसको दूसरे पहलू से देखें तो संबोधन में उपलब्धियां ज़्यादा थीं, लेकिन बेरोजगारी, ग्रामीण गरीबी और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दों पर कोई ठोस रणनीति इसमें दिखाई नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आतंकवाद विरोधी नीति को मजबूत करती दिखाती है, पर इसके साथ साथ नागरिक सुरक्षा और सैन्य पारदर्शिता पर सवाल बने हुए हैं। सरकार को नीतियों के ज़मीनी प्रभाव की निगरानी के लिए स्वतंत्र तंत्र बनाना चाहिए और क्षेत्रीय असमानताओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसका इस भाषण में अभाव था। अब बात करेंगे किश्तवाड़ की, जिसमें बादल फटा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती गांव में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई। 38 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लापता हैं। मचेल माता यात्रा मार्ग यहां प्रभावित हुआ है और तीर्थ यात्रा रोक दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस ने बचाव अभियान चलाकर 120 लोगों को सुरक्षित निकाला है। मृतकों में 2 सीआईएसएफ जवान भी शामिल थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति पर नजर रखने और एनडीआरएफ की तैनाती की बात कही है। वहीं यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे आज़ादी से पहले दिन यानी 14 अगस्त के दिन ये बड़ी त्रासदी है। जलवायु परिवर्तन और कमजोर आपदा प्रबंधन ने नुकसान बढ़ाया है। मौसम चेतावनी प्रणाली की कमी और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की खामियां इस दौरान साफ दिखी हैं। त्वरित बचाव कार्य अच्छा था, लेकिन प्रतिक्रिया देर से शुरू हुई। उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, बेहतर सड़कें, जल निकासी और आपदा शरण स्थल बनाए जाएं, जो बहुत ज़रूरी हैं। स्थानीय प्रशासन को ट्रेनिंग और संसाधन मिलने चाहिए, जिनका अभाव नजर आया है। अब बात करते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 1947 के विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर विभाजन के दर्द और लोगों के साहस को याद किया। यह दिन विभाजन पीड़ा स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। मोदी ने कहा, यह दिन एकता और भाईचारे की ताकत को सिखाता है। अमित शाह ने सामाजिक एकता पर जोर दिया। देश भर में कई कार्यक्रम हुए, जिनमें विभाजन के नरसंहार और विस्थापन पर चर्चा हुई। ये आयोजन ऐतिहासिक स्मृति को जीवित रखने के लिए था। कई लोग इसे देश की एकता के लिए प्रेरणा मानते हैं। लेकिन अगर दूसरे पहलू की बात करें तो आयोजन ऐतिहासिक चेतना को बनाए रखता है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है। संदेश एकता पर था, पर संवेदनशील इतिहास को सांप्रदायिक रंग देने का जोखिम भी इसमें है। इसे गैर राजनीतिक बनाकर सभी समुदायों को शामिल करना चाहिए। स्कूलों में तटस्थ इतिहास शिक्षण और सामुदायिक संवाद कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। अब बात करेंगे अमेरिका भारत टैरिफ विवाद की। अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं भारत ने जवाब में रूस के साथ व्यापार और कूटनीति को मजबूत किया है। विदेश मंत्रालय ने संयमित बयान दिया है और आर्थिक संप्रभुता की रक्षा की बात कही है। यह विवाद भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में तनाव की वजह बना है। वहीं भारत ने रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और व्यापार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही है। ये कदम वैश्विक कूटनीति में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए था। इस खबर ने व्यापार और विदेश नीति पर एक बहस छेड़ दी है। वहीं इसके दूसरे पहलू को देखें तो विवाद भारत की व्यापारिक निर्भरता को उजागर करता है। वहीं रूस के साथ सहयोग रणनीतिक है, पर अमेरिका जैसे बड़े बाजार पर प्रभाव से निर्यात और एमएसएमई प्रभावित हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया यहाँ कमज़ोर दिखाई देती है। भारत को डब्ल्यूटीओ में मजबूत दावा करना होगा। वहीं वैकल्पिक बाजारों की बात करें तो ईयू और एशियान पर ध्यान और निर्यात विविधीकरण की नीति बनानी होगी। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बिहार आदेश, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में 65 लाख मृत या हटाए गए मतदाताओं की सूची और कारण मंगलवार तक प्रकाशित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां आधार कार्ड को मतदाता सूची में शामिल करने को कहा है, ये फैसला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए था। बिहार में इस मुद्दे पर सियासी दलों के बीच तीखी बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ दलों ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला बताया है, तो कुछ दलों ने इसे राजनीतिक चाल करार कहा है। ये खबर बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाली ज़रूर है और आने वाले दिनों में भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो फैसला पारदर्शिता को बढ़ाता है, लेकिन आधार कार्ड का इस्तेमाल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के सवाल भी उठाता है।
मतदाता सूची संशोधन को राजनीतिक हथियार बनाने की आशंका यहां पर दिखाई देती है। प्रक्रिया की निगरानी कमजोर प्रतीत होती है और चुनाव आयोग को डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत प्रोटोकॉल लागू करने होंगे। संशोधन स्वतंत्र निगरानी में हो और जनता को प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि इस प्रकार के एसआईआर जैसे मसले पर ट्रांसपेरेंसी आए। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी से पूजा पाल की बर्खास्तगी। सपा ने अपने विधायक पूजा पाल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं पूजा पाल ने विधानसभा में योगी सरकार की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की थी। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानकर तुरंत कार्रवाई की है। वहीं इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो विपक्षी भूमिका को मजबूती से निभाएगी। ये घटना बीजेपी और सपा के बीच तनाव को और बढ़ाने वाली है। वहीं पूजा पाल के अगले कदम पर भी सबकी नज़र रहने वाली है कि उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। इस खबर के दूसरे पहलू को देखें तो निर्णय समाजवादी पार्टी की आंतरिक असहिष्णुता और अनुशासन की कमी को दर्शाता है। ये पार्टी में असंतोष को बढ़ा सकता है। बीजेपी को इससे प्रचार का मौका मिला है और समाजवादी पार्टी को आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना होगा। असहमति को रचनात्मक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को वैचारिक लचीलापन अपनाना होगा और इस प्रकार की घटनाएं पार्टियों को नुकसान की तरफ ले जा सकती हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर सम्मान की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ सफलता के लिए 36 वायुसैनिकों को वीर चक्र और 1090 पुलिसकर्मियों को मेडल दिए गए। ये सम्मान समारोह दिल्ली में हुआ। ऑपरेशन ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रक्षा मंत्रालय ने कहा, ये भारत की सुरक्षा नीति की ताकत को दिखाता है। जवानों और पुलिसकर्मियों की बहादुरी की पूरे देश में तारीफ हुई है। ये समारोह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना है। तो ये तो इसका एक पक्ष था, लेकिन अगर इसके दूसरे पक्ष की बात करें तो सम्मान सैन्य मनोबल बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ ऑपरेशन की ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठते हैं। नागरिक क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाइयों से मानवाधिकार चिंताएं उठ सकती हैं। उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सैन्य अभियानों की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए। नागरिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनने चाहिए और जनता को ऑपरेशन की बुनियादी जानकारी जरूर मिलनी चाहिए अगर गोपनीय जानकारी सामने नहीं लाई जाती है तो। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। यह खबर खेल जगत से है। संजू सैमसन ट्रेड चर्चा। आईपीएल में हलचल मची है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड की खबरें जोरों पर हैं। आईपीएल 2026 से पहले चर्चा क्रिकेट फैंस में उत्साह ला रही है। सैमसन का शानदार प्रदर्शन और कप्तानी की काबिलियत की बात करें तो उन्हें सीएसके के लिए आकर्षक बनाया ये खबर बनाती है। ये खबर आईपीएल की रणनीति और खिलाड़ी गतिशीलता पर भी चर्चा का विषय बनी है। और इसके अगर दूसरे पहलू की बात करें तो ट्रेड प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। राजस्थान के लिए कप्तानी का सवाल अनसुलझा बना हुआ है जो प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। आईपीएल को ट्रेड नीतियों को स्पष्ट करना होगा। वहीं खिलाड़ियों की बात करें तो उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। फ्रेंचाइजी प्रबंधन की बात करें तो फ्रेंचाइजी प्रबंधन को प्रशंसकों के साथ संवाद बढ़ाना होगा। खिलाड़ी अनुबंधों में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। अब बात करते हैं रजनीकांत के फिल्म कुली की। रजनीकांत के फिल्म कुली लीक हो गई है। हालांकि उन्होंने ज़बरदस्त ओपनिंग की है। कुली रिलीज़ के कुछ घंटे बाद ऑनलाइन लीक हो गई है। ये बॉलीवुड में पायरेसी की बड़ी समस्या को दिखाता है। फिल्म के प्रशंसकों में निराशा फैली है, लेकिन इसके साथ साथ रजनीकांत की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। निर्माताओं ने पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये खबर फिल्म उद्योग में डिजिटल सुरक्षा पर बहस छेड़ने वाली रही है। आपको बता दें कि पायरेसी से जिसके चलते फिल्म उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इस फिल्म को में नुकसान की संभावना है। डिजिटल सुरक्षा की कमी और सेंसर बोर्ड की निष्क्रियता इससे साफ दिखाई देती है। निर्माताओं की लापरवाही भी नुकसान का कारण बनी है। सख्त साइबर कानून लागू होने चाहिए। सेंसर बोर्ड को डिजिटल रिलीज़ की निगरानी करनी चाहिए। निर्माताओं को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ रिलीज़ रणनीति बनानी होगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की होटल व्यवसायी सानिया चंडोक से सगाई हो गई है। ये निजी आयोजन सुर्खियों में रहा। सचिन की विरासत और अर्जुन की क्रिकेटर छवि ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। सोशल मीडिया पर इस दौरान बधाइयां बरस रही हैं। यह खबर क्रिकेट और ग्लैमर की दुनिया की बात करें तो उसको जोड़ने वाली प्रतीत होती है और ऐसा दिखाई देता है। वहीं आलोचनात्मक रूप से देखें तो मीडिया की ज़्यादा रुचि ने इस गोपनीयता का उल्लंघन किया है। इसका सामाजिक प्रभाव सीमित है। फिर भी क्रिकेट और ग्लैमर को जोड़ने की जो कोशिश दिखाई देती है वो मीडिया को निजी जीवन की सीमाएं तय करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक हस्तियों के लिए गोपनीयता नीति बने। क्रिकेट और ग्लैमर को जोड़ने से बचना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से निजता का उल्लंघन होता है। तो ये थी देर रात तक की बड़ी खबरें, बड़ा अपडेट। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी खबरों को, ऐसी सूचनाओं को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।